हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम जीएस के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब जीएस से मतलब क्या है? जीएस से मतलब है जनरल स्टडीज़, यानी कि हम यहाँ पर कुछ मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज हम यहाँ पर हिस्ट्री और कुछ हिमाचल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले देखो हम पार्ट 35 यानी कि 35 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जीएस HPSSC HPPSC क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 36 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 के साथ। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 141 है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? आप सभी को पता है जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो वो है ऋषभदेव। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कई बार आपसे पूछा जाता है कि जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे, तो 22वें कौन थे? तो वो थे अरिष्टनेमी। कई बार आपसे पूछा जाता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो वो कौन थे? तो वो थे पार्श्वनाथ। कई बार आपसे पूछा जाता है कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो वो थे महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी से ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो देखो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह था शेर। तो ये भी आपको नोट रखना है। ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? अब देखो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो महात्मा बुद्ध की यहाँ पे बात की गई है, तो लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया किन को कहा जाता है? तो देखो लाइट ऑफ एशिया किन को कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अच्छा, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, ये आप नीचे कॉमेंट्स में बता दो, और कहाँ पर हुई थी ये भी आप नीचे कॉमेंट्स में बता दो। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? अब देखो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य का किन के साथ युद्ध हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का किन के साथ युद्ध हुआ था? तो सेल्यूकस निकेटर के साथ इनका युद्ध हुआ था। और हाँ, सेल्यूकस निकेटर था कौन? तो देखो सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर था तो वह उसका सेनापति था। ओके, तो ये भी आपको नोट रखना है। और जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध हुआ तब जीता कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है तो जीत गया था। और बदले में जो है तो सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को, और उन 4 प्रांतों के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो दिए थे काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। और अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नोट रखने हैं। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? तो 298 BC में इसकी मृत्यु हुई थी। अब देखो सबसे पहले आता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है तो मगध की राजगद्दी पर कौन बैठा? तो वो बैठा बिंदुसार। बिंदुसार के बाद कौन बैठा? तो वो बैठा अशोक। तो ये सीक्वेंस भी आपको बिल्कुल यहाँ पर नोट रखना है। अच्छा, अशोक की यहाँ पे बात की गई है। अशोक से हम 2-3 क्वेश्चन हर बार डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन कि अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो 269 BC में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। उसके बाद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो 261 BC में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। और कलिंग पर आक्रमण की चर्चा अशोक के कितवें नंबर के शिलालेख में दी गई है? तो 13वें नंबर शिलालेख में जो है तो अशोक के कलिंग आक्रमण की चर्चा की गई है। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स अशोक के बारे में आपको नोट रखने हैं। अच्छा, अशोक से एक क्वेश्चन बन रहा है कि अशोक ने जो है तो आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में कितनी गुफाओं का निर्माण किया था? तो देखो अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया था। अच्छा, जो मैंने आपको बताया कि बराबर की पहाड़ियाँ, तो देखो बराबर की पहाड़ियाँ हैं कहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए। तो यह बिहार के गया में स्थित हैं, ये भी आपको नोट रखना है। अच्छा, जो 4 गुफाओं का निर्माण किया था अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु, तो उन 4 गुफाओं का नाम भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो उनका नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोंपड़ी। तो ये भी आपको यहाँ पर बिल्कुल पॉइंट्स नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? अब देखो मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक वीडियो में बताया हुआ था कि 3 ऐसे वंश हैं जिनके प्रतीक चिन्ह अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। संगम काल के ऐसे 3 वंश हैं जिनके प्रतीक चिन्ह अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन एक तो हो गया चोल साम्राज्य, उसके बाद आपसे पूछा जाता है चेर साम्राज्य का, उसके बाद आपसे पूछा जाता है पांड्य साम्राज्य का। तो ये मैंने आपको बताया हुआ था। तो देखो चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वो था बाघ या फिर शेर। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो चेरों का पूछा जाता है, तो चेर वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो चेरों का प्रतीक चिन्ह था धनुष। क्या था? धनुष। और पांड्यों का क्या था? तो पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह था मछली। तो ये आपको बिल्कुल पॉइंट्स यहाँ पर नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अच्छा चोल साम्राज्य हो गया, फिर मैंने आपको चेर साम्राज्य बताया और उसके बाद पांड्य साम्राज्य बताया। तो इनके संस्थापक आप नीचे कमेंट्स में बता दो। क्वेश्चन हमारा 145 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और समुद्रगुप्त कौन था? तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक राजा था। तो ये भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें,
हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो देखो हर्षवर्धन किस वंश का राजा था? तो हर्षवर्धन जो है तो पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश का राजा था और इसने अपनी राजधानी बनाई थी कन्नौज में। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो देखो इनके दरबारी कवि कौन थे? तो वो थे बाणभट्ट। बाणभट्ट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि बाणभट्ट ने किस किस की रचना की थी। तो देखो बाणभट्ट ने एक तो हर्षचरित की रचना की थी और एक कादम्बरी की रचना की थी। किस किस की? हर्षचरित और कादम्बरी की। देखो ये जो हर्षवर्धन था इसने भी कई पुस्तकों की रचना की थी, जैसे कि प्रियदर्शिका हो गई, रत्नावली हो गई, नागानंद हो गई। तो ये कुछ आई थिंक ये संस्कृत नाटक हैं, इनकी भी रचना किसने की है? तो ये हर्षवर्धन ने की है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ये भी आपको नोट रखते हैं। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। बाकी अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 147 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अब देखो आप कंफ्यूज कहाँ पर होते हो वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो एक तो हो गया विक्रमशिला विश्वविद्यालय, फिर एक आ जाता है उदंतपुरी विश्वविद्यालय, और तीसरे नंबर पर क्या आ जाता है? तीसरे नंबर पर आ जाता है नालंदा विश्वविद्यालय। तो देखो इनमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। देखो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी धर्मपाल ने। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर अगर आपसे उदंतपुरी विश्वविद्यालय की बात कही जाएगी तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी गोपाल ने। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये नाम आपको बिल्कुल यहाँ पर नोट रखने हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने और उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी गोपाल ने। और ये किस वंश के राजा थे? तो यह पाल वंश के राजा थे। अच्छा वहीं पर आपसे पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो देखो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्त ने, जो कि एक गुप्त वंश का राजा था। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? अब देखो सोमनाथ मंदिर है कहाँ पर? तो यह गुजरात में है। तो इस पर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में। ऑप्शन डी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। देखो कई बार आपसे पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल कितनी बार आक्रमण किए थे? तो भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किए थे। अच्छा महमूद गजनवी ने नगरकोट यानी कि कांगड़ा पर कब आक्रमण किया था और उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। क्वेश्चन हमारा 149 है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान, जो कि किस वंश की शासिका थी? तो यह गुलाम वंश की शासिका थी। ये भी आपको नोट रखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण मृत्यु हुई थी? तो सीढ़ियों से गिरने के कारण मृत्यु हुई थी हुमायूं की। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हुमायूं किसका पुत्र था? तो हुमायूं जो है तो बाबर का पुत्र था, और हुमायूं का पुत्र कौन था? तो वो था अकबर। तो ये भी सीक्वेंस आपको नोट रखना है। अच्छा एक इतिहासकार थे जिनका नाम है लेनपूल। तो लेनपूल ने जो है तो हुमायूं के बारे में क्या कहा था? जब यह मर गया था तो उसके बारे में क्या कहा था? तो इसके बारे में उसने कहा था कि हुमायूं जो है तो पूरे जीवन भर लुढ़कता रहा और मृत्यु भी इसकी जो है तो लुढ़कते लुढ़कते हो गई। तो ये किन्होंने कहा है? तो यह इतिहासकार थे लेनपुल। ये भी आपको नोट रखने हैं। क्वेश्चन हमारा 151 है, आदि ग्रंथ का संकलन किस सिख गुरु द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा। और ये कितने नंबर के गुरु थे? तो ये 5वें सिख गुरु थे। ये भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, किसके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। 152 का ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा चौथ कर किसने चलाया था? तो देखो चौथ कर जो है तो शिवाजी नहीं चलाया था। ये भी आपको नोट रखना है। 153 क्वेश्चन, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो यह लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया कब गया था? तो बनाया गया था 1864 1864 में। ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको नोट रखनी है। अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको कहा जाता है? तो देखो भारत का मार्टिन लूथर किंग दयानंद सरस्वती को ही कहा जाता है। अच्छा दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो देखो दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूलशंकर। तो ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। क्वेश्चन हमारा 155 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? देखो मैंने आपको अभी कल परसों वाली वीडियो में ही बताया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो यह बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना की किसने थी? तो मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ था कि सलीमुल्लाह खां आपको बिल्कुल नाम नोट रखना है। सलीमुल्लाह खां ने जो है तो मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, और साथ में सहायता किसने की थी? तो आगा खां ने भी इनकी सहायता की थी। तो ये भी आपको नोट रखना है। अगला क्वेश्चन,
बिहू जो है तो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखो बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो वो है असम का। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो असम के कुछ और भी लोक नृत्य हैं, एक तो हो गया बिहू, फिर कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कली गोपाल। कली गोपाल कहाँ का लोक नृत्य है? तो देखो कली गोपाल भी असम का ही लोक नृत्य है, ये भी आपको यहाँ पर पॉइंट नोट रखना है। देखो कई बार आपसे पूछा जाता है कि पाई का लोक नृत्य कहाँ का है? तो देखो पाई का लोक नृत्य है झारखंड का, ये आपको नोट रखना है। अच्छा, राजस्थान के भी कुछ लोक नृत्य है, जैसे कठपुतली लोक नृत्य हो गया, घूमर हो गया, सुईसिनी हो गए, ये कहाँ के हैं? तो ये है राजस्थान के। कई बार आपसे पूछा जाता है गरबा और डांडिया, ये कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो यह गुजरात के हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में बनता है, लावणी लोक नृत्य, ये कहाँ का है? तो देखो यह महाराष्ट्र का है, ये आपको नोट रखना है। एक और इंपॉर्टेंट है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो है यक्षगान। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो वो है कर्नाटक का, ये भी आपको पॉइंट नोट रखना है। और उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश के भी पूछे जाते हैं, जैसे रासलीला हो गई, नौटंकी हो गई और कंजरी हो गई। तो रासलीला और नौटंकी कहाँ के हैं? तो वो हैं उत्तर प्रदेश के। तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये आपको नोट रखने हैं। बाकी अब अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 181 की बात करें, बसपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? आप सभी को पता है बसपा घाटी को ही क्या कहा जाता है? तो बसपा घाटी को ही सांगला घाटी कहा जाता है। और सांगला घाटी कहाँ पर है? तो वो है किन्नौर में। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो एक तो हो गई बसपा घाटी, कई बार आपसे पूछा जाता है रूपा घाटी या फिर रूपा वैली, ये कहाँ पर है? तो ये भी किन्नौर में है। कई बार आपसे पूछा जाता है मुलगन वैली, तो मुलगन वैली कहाँ पर है? तो ये भी किन्नौर में है। कई बार आपसे पूछा जाता है यूल घाटी, देखो यूल घाटी भी अक्सर एग्जाम में पूछी जा रही है, तो ये भी कहाँ पर है? तो ये भी किन्नौर में है। तो ये कुछ फेमस वैलीज़ आपको नोट रखनी है किन्नौर की। अच्छा देखो मंडी की भी कुछ फेमस वैलीज़ हैं, जैसे बल्द वैली हो गई, ये कहाँ पर है? तो ये मंडी में है। उसके बाद इमला विमला वैली हो गई, उसके बाद चौहार वैली हो गई, उसके बाद चौंतरा वैली हो गई। तो ये सारी की सारी वैलीज़ कहाँ पर हैं? तो ये जो है तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं। देखो जसवा दून वैली, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब देखो जसवा दून वैली कहाँ पर है? तो यह ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। अब देखो कई बार ऑप्शन में ऊना नहीं दिया गया होता, तो ऑप्शन में दिया गया होता है कांगड़ा, तो वहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कांगड़ा वहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। वैसे जसवा दून घाटी कहाँ पर है? तो वो है ऊना में, ये आपको पॉइंट बिल्कुल नोट रखना है। अच्छा सोलन की भी हैं कुछ, जैसे सरसा हो गई, सपरून वैली हो गई, कुनिहार वैली हो गई, ये कहाँ की हैं? तो ये सोलन की है। नालागढ़ वैली भी कहाँ की है? तो वो भी सोलन की है। क्यारदादून वैली, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो क्यारदादून वैली कहाँ की है? तो ये है सिरमौर की। तो ये कुछ फेमस वैलीज आपको नोट रखनी है। क्वेश्चन हमारा 182 है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी है? तो देखो गंगा नदी की सहायक नदी है यमुना नदी। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यमुना नदी से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि यमुना नदी हिमाचल में कहाँ से प्रवेश करती है और कहाँ पर हिमाचल को छोड़ देती है? तो याद रखना कि यमुना नदी जो है तो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है खोदरी माजरी से, और हिमाचल को कहाँ पर छोड़ देती है? तो ताजेवाला नामक स्थान पर छोड़ देती है और हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। अच्छा यमुना का प्राचीन नाम क्या था? तो देखो यमुना का प्राचीन नाम था कालिंदी, ये भी आपको यहाँ पर पॉइंट बिल्कुल नोट रखना है। अच्छा यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर आते हैं? वो सारे के सारे आप नीचे कमेंट्स में बता दो। जो भी इंपॉर्टेंट शहर आते हैं वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो, चाहे वह किसी भी स्टेट में आते हों। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 183 है, बादल हिमखंड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? अभी 1-2 दिन पहले हमने ये क्वेश्चन देखा था। तो बादल हिमखंड कहाँ पर है? बादल ग्लेशियर कहाँ पर है? तो वो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो वो है बड़ा सिगड़ी, जो कि कहाँ पर है? वो है लाहौल स्पीति में। अच्छा लाहौल स्पीति में कुछ और भी हैं, जैसे मियार ग्लेशियर हो गया, गेफांग ग्लेशियर हो गया, उसके बाद पेराद ग्लेशियर, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो पेराद ग्लेशियर कहाँ पर है? तो ये भी लाहौल स्पीति में है। तो ये कुछ फेमस ग्लेशियर भी आपको नोट रखते हैं। बाकी दुधौन ग्लेशियर हो गया और पार्वती ग्लेशियर हो गई, ये कहाँ पर है? तो ये कुल्लू में है, ये आप सभी को पता है। तो देखो गाइज ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।